तो आज हम करेंगे पावर शेयरिंग चैप्टर। तो देखो पावर शेयरिंग जो वर्ड है इससे हमें क्या समझता है। पावर शेयरिंग मतलब कि अपनी पावर को शेयर करना, उसे ही हम बोलेंगे पावर शेयरिंग। लेकिन अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे, अपनी पावर को शेयर करेंगे, तो उससे हमारी जो पावर है वो कम हो जाएगी। मतलब कि पावर शेयरिंग एक गलत कंसेप्ट हो गया ना, क्योंकि इससे हमारी पावर कम हो जा रही है। लेकिन हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि जो पावर शेयरिंग है, अगर वो उसे हम करेंगे, पावर शेयरिंग हम करेंगे तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, जितना पावर शेयरिंग ना करने से मिले। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमें कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, सिर्फ दिया है कि देखो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो रहती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनी जो पावर है उसे किसी एक ऑर्गन के हाथ में सीमित नहीं रखती। वो क्या करती है, उस ऑर्गन जो पावर है उसे डिवाइड करके रखती है अलग अलग ऑर्गन्स में, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो क्या है ये लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर मतलब कि जो लॉ बनाते हैं उसे हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्पोज करते हैं, और जुडिशरी देखते हैं कि सब सही चल रहा है कि नहीं, कि कहीं कुछ घोटाला तो नहीं हुआ, मतलब ये कोर्ट की तरह हो गए। तो ये है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो ये क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किसी भी क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाने के लिए। तो इतना हमें समझ गया। तो क्या हो रही है, इधर पावर शेयर हो रही है किस किस में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। तो मतलब इधर क्या हो रहा है, पावर शेयरिंग हो रहा है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होती है, पावर शेयरिंग होती है। अब देखते हैं, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखो ये चैप्टर जो है इसके बारे में हमें पढ़ना है, पावर शेयरिंग के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल हम लेके पढ़ेंगे। किस कंट्री का एग्जाम्पल लेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका, ये जो दो कंट्री है, इस कंट्री का एग्जाम्पल लेके हम पढ़ेंगे कि अगर इन लोग ने पावर शेयरिंग किया होता तो इनको क्या बेनिफिट्स मिलता, और अगर इन्होंने नहीं किया तो फिर उससे क्या हुआ, वो सब हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर जो है पावर शेयरिंग। बेल्जियम और श्रीलंका का हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो देखो बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में। यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसमें एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम। उसके बाद बेल्जियम की जो एरिया है वो क्या है, बहुत छोटी है। छोटी कितनी है, हरियाणा से छोटी है। जो हमारी कंट्री का हरियाणा है उससे छोटी है बेल्जियम की एरिया। जो पूरी कंट्री एरिया है बेल्जियम की, उसकी एरिया कितनी है, हरियाणा से छोटी है। उसके बाद जो बेल्जियम है वो अपना बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है, मतलब कि जो बेल्जियम है वो किस किस के साथ, कौन सी कंट्री के साथ चिपका हुआ है। तो देखा जाए तो नेदरलैंड के साथ चिपका हुआ है, जर्मनी के साथ चिपका हुआ है, फ्रांस के साथ चिपका हुआ है, लग्जमबर्ग के साथ चिपका हुआ है। मतलब ये जो 4 कंट्रीज़ है उसके साथ ये क्या है, बेल्जियम चिपका हुआ है। अब देखो इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ है। तो क्या है, बेल्जियम की पॉपुलेशन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि हमें बेल्जियम की पॉपुलेशन चैप्टर में कितनी दी गई थी, तो आप क्या बोलोगे, ओवर 1 करोड़। तो इतना आप बोलोगे। उसके बाद अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। तो मतलब क्या है, हरियाणा का आधा पॉपुलेशन है। समझो हरियाणा में अगर 2 करोड़ लोग रहते हैं तो बेल्जियम में 1 करोड़, मतलब कि हरियाणा का आधा है पॉपुलेशन बेल्जियम। तो अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अब एथनिक मतलब क्या होता है, एथनिक मतलब सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन कल्चर के बेसिस पे, सोशल डिवीजन लैंग्वेज के बेसिस पे। मतलब ऐसे एग्जांपल दी हूँ तो देखो, अगर एक हिंदू है तो ये हिंदू कम्युनिटी के साथ ही रहेगा, एक मुस्लिम है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ही रहेगा, या फिर बोल सकते हो एक सिख है तो सिख कम्युनिटी के साथ ही रहेगा। क्या है, सोशल डिवीज़न किया जा रहा है अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे। जैसे कि ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लैंग्वेज के बेसिस पे सोशल डिवीज़न। तो मतलब एथनिक कौन सा, लैंग्वेज के बेसिस पे हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में सोशल डिवीज़न। तो देखो अब ये जो एथनिक है, मतलब हमने देखा कि सोशल डिवीज़न जो हो रहा है वो क्या है, इस कंट्री में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इस कंट्री में लोग रहते हैं। तो अब हम देखते हैं किस किस प्रकार के इस कंट्री में लोग रहते हैं। 59% लाइव्स इन फ्लेमिश रीजन स्पीक डच लैंग्वेज। अब देखो 59%, 59 मतलब आप समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा होंगी, क्योंकि एक कंट्री में कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, हाईएस्ट भी ले ले तो 100% अगर एक कंट्री में पॉपुलेशन है, अगर उसमें से 59% पॉपुलेशन ले ली तो मतलब क्या होगी, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई। मतलब जो 59% लोग हैं वो क्या है, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब देखते हैं मैप में आपको अच्छे से ज़्यादा समझेगा। तो इधर आ गए हम मैप में। अब देखो मैप में हमें क्या दिया है, फ्लेमिश रीजन हमने ऊपर पढ़ा अभी, तो फ्लेमिश रीजन ये वाला है। तो फ्लेमिश रीजन में डच लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, ये ऊपर वाला है फ्लेमिश रीजन, और इधर डच लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है। और कितने परसेंट लोग रहते हैं इधर, 59% क्या बोलते हैं, फ्लेमिश लैंग्वेज बोलते हैं। फ्लेमिश लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। और अब देखते हैं आगे क्या दिया है। तो देखो अब हमें क्या दिया है, अनदर 40% लिव इन वेलोनिया रीजन। तो देखो, और देखो अभी हमने क्या देखा, 59% क्या रहते हैं, डच स्पीकिंग वाले लोग हैं फ्लेमिश रीजन में। तो ये जो कंट्री है, एक बार मैं आपको ब्रॉड आउटलाइन दे देता हूँ कि ये कंट्री के बारे में, कंट्री कैसी है। ये जो कंट्री है, इसके कंट्री का नाम है बेल्जियम। उसके बाद देखो
देखो एक कंट्री में कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, 100% पॉपुलेशन होगी इस कंट्री में। तो 100% पॉपुलेशन में से जो 59% पॉपुलेशन है वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है, वो बोलती है डच लैंग्वेज। इतना आपको क्लियर हुआ। अब उसके बाद 40% जो पीपल है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, और वो ज़्यादातर रहते हैं वेलोनिया रीजन में। ये जो रीजन है इधर रहते हैं, मतलब ये पूरा जो रेड से किया है ये बोलेंगे हम वेलोनिया रीजन, और इधर रहते हैं 40% लोग कौन से, फ्रेंच के, जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद 59 + 40 कितना हो गया, 99, मतलब 1% पीपल जो है वो कोई और लैंग्वेज बोलते होंगे, क्योंकि आधे 59 तो हमने देख लिया डच लैंग्वेज बोलते हैं, उसके बाद 40 हमने देख लिया कि क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। तो 1% बच गया ना, 99 हुआ है हमारा अभी तक। तो 1% जो लोग हैं वो इस रीजन में रहते हैं ज़्यादातर, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस चीज़ से हमें समझ गया कि ये जो बेल्जियम कंट्री है, अब इसमें हमें क्या समझा कि 59% जो क्या है डच स्पीकिंग वाले लोग हैं वो क्या है, मेजॉरिटी में है, मतलब सबसे ज़्यादा है। किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे जो डच स्पीकिंग पीपल हैं इस कंट्री में सबसे ज़्यादा है। और क्या बात है, वेलोनिया रीजन में जो रहते हैं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वो क्या है, माइनॉरिटी में, क्योंकि कम है वो। इनसे कंपेयर करें तो क्या है, कम है। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल क्या है, कम है। आपको इधर तक मैं चाहता हूँ क्लियर हो जाए। अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं। अब देखो ये जो कंट्री है, हर एक कंट्री का कैपिटल रहता है, तो इस कंट्री का कैपिटल जो है ये ब्रुसेल्स है। अब ब्रुसेल्स के बारे में भी देखते हैं कि ब्रुसेल्स के बारे में क्या कहा गया है। अब ब्रुसेल्स जो है, ब्रुसेल्स में क्या है, 80% पीपल जो है वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% पीपल डच बोलते हैं। अब ये जो क्या है कंट्री का क्या रहता है, कंट्री का हमने देखा कि कंट्री का जो कैपिटल है, ये देखो जैसे हमारी कंट्री का कैपिटल क्या है, दिल्ली है, वैसे इस कंट्री का कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स इस कंट्री का कैपिटल है। तो इस कंट्री में देखो और ही अलग चीज़ हो रही है। क्या हो रही है, हमने देखा पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है वो डच लैंग्वेज। लेकिन इधर क्या हो रहा है, कैपिटल सिटी में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जा रही है फ्रेंच लैंग्वेज। तो मतलब 80% लोग जो हैं ये कैपिटल सिटी में फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं, और जो बाकी के 20% है वो डच लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि क्या है, कंट्री में देखा जाए तो कौन सबसे आगे है, डच लैंग्वेज वाले सबसे आगे हैं। लेकिन अगर स्टेट में कैपिटल में देखा जाए तो कौन आगे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज वाले आगे हैं। तो आपको कभी कभी क्या है, इस साल तो असर्शन रीजनिंग भी आ गया है आपके एग्जाम में, तो आपको कैसे भी उल्टा पुल्टा पूछा जा सकता है। तो अगर आपको पूछ लिया गया कि मतलब ऐसे पूछ लिया गया कि बेल्जियम की कैपिटल में डच लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, तो क्या आप इसको सही बोलोगे या गलत बोलोगे, असर्शन रीजनिंग में आपको पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि जो कंट्री का कैपिटल है, कैपिटल में क्या बोली जाती है, डच लैंग्वेज कम बोली जाती है और फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 80% फ्रेंच लैंग्वेज और क्या होता है 20% डच लैंग्वेज। अभी आपको इसको उल्टा करके भी दिया जा सकता है कि डच लैंग्वेज बोलते हैं 80% और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं 20%। तो आपको असर्शन रीजनिंग में ऐसा ही पूछा जाएगा घुमा फिरा के। तो आपको हर एक टॉपिक से क्लियर रहना है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो हमने इधर तक समझ लिया पूरा। अब उसके बाद क्या है, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब इधर तो और भी मतलब ये कंट्री में पूरा कॉम्प्लेक्स ही कॉम्प्लेक्स है सब चीज़। कैसे देखो, अब आप बोलोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि 59% इस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, 100% है। अब उसमें से 59% डच बोलते हैं और 40% फ्रेंच बोलते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास रहेगा, इकोनॉमिकली डेवलप्ड कौन रहेगा ज़्यादा, और साथ ही साथ मतलब कि कौन सी लैंग्वेज वाले सबसे ज़्यादा डेवलप हुए रहेंगे, कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, कौन सबसे ज़्यादा रिच है, अगर मैं ऐसे पूछूं तो आपको बार बार बोलोगे कि 59% वाले लोग, क्योंकि ये क्या है मेजोरिटी में है तो इनके पास ज़्यादा पैसा रहेगा। ये क्या है, इनके पास ज़्यादा पावर रहेगी क्योंकि ये मेजोरिटी में है। लेकिन इसका सब उल्टा है। अभी क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज जो बोलते हैं जो 40% लोग हैं वो है मेजोरिटी नहीं बोल सकते, वो है रिलेटिवली रिच, मतलब वो ज़्यादा अमीर है और ज़्यादा पावरफुल है। अब वो किस लिए, वो इसलिए क्योंकि देखो जो आज़ादी मिली थी, आज़ादी दोनों को साथ में मिली थी। लेकिन क्या हुआ था, जो डच स्पीकिंग पीपल है उनको क्या मिला था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साथ ही साथ एजुकेशन के बेस पर डेवलपमेंट लेट मिला था एज़ कंपेयर करें, किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, किससे हम कंपेयर करें, देखो फ्रेंच से। तो देखो हम फ्रेंच से कंपेयर कर रहे हैं तो फ्रेंच को 10 साल पहले ही मिल गया था, इकोनॉमिकली और एजुकेशन के बेस पे डेवलप्ड हो गई थी 10 साल पहले ही, और 10 साल बाद जाके डच लैंग्वेज जो डच के पीपल है वो डेवलप हुए हैं। इसीलिए क्या है, देखो मेजोरिटी में रहने से कुछ नहीं होता। अगर जिसके पास दिमाग ज़्यादा है या फिर बोल सकते हैं एजुकेशन के बेस पे उसके पास सब चीज़ है या फिर वो रिच है, तो क्या होगा, वो ज़्यादा पावरफुल रहेगा। सीधी सी बात है। इसलिए क्या है, ये जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि क्या है, उन्हें जल्दी क्या मिला, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मिला और एजुकेशन के बेस पर डेवलपमेंट मिला। तो इतना मैं चाहता हूँ आपको क्लियर हो जाए।
अब इसके बाद देखते हैं, दिस लेड टू टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। ये सब चीज़ों के कारण जो अभी तक हमने पढ़ा इधर से उधर तक, इस सब चीज़ों के कारण क्या है, इनके बीच में टेंशन बनी रहती है 1950 से लेकर 1960 के बीच। तो मैं चाहता हूँ आपको इधर तक क्लियर हो गया रहे। उसके बाद द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटी वॉज मोर एक्यूट एट इन ब्रुसेल्स। अब क्या है, इस टेंशन की मेन वजह क्या है, अब ये मेन वजह है ब्रुसेल्स। सबसे घातक चीज़ है इधर ब्रुसेल्स में, क्योंकि ब्रुसेल्स में सब उल्टा है। जो क्या है पॉपुलेशन, मतलब क्या बोल सकते हैं, ब्रुसेल्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ब्रुसेल्स में है जो फ्रेंच स्पीकिंग वाले लोग हैं उनकी। तो क्या हुआ, कंट्री में हमने देखा कि कौन है, डच स्पीकिंग वाले मेजोरिटी में है, और कैपिटल में देखा तो फ्रेंच स्पीकिंग वाले। तो इसकी वजह से अब क्या करेंगे, दोनों भी झगड़ा करने लगेंगे ये सब चीज़ों के कारण। तो इधर तक हमने समझ लिया। अब देखते हैं ब्रुसेल प्रेजेंटेड एज स्पेशल, ये तो हम समझ गए। उसके बाद देखो वही चीज़ इधर बताई गई है कि जो डच स्पीकिंग वाले पीपल हैं वो मेजोरिटी कंट्री में है, लेकिन माइनॉरिटी में किस में है, कैपिटल में है। तो इतना हमें बताया गया। अब क्या करते हैं, ये तो हमने पूरा समझ लिया, पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया कि क्या है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में क्या क्या होता है, ब्रुसेल्स का कैपिटल देख लिया, इधर हमने सब देख लिया। अब क्या करते हैं, अब इस चीज़ को कंपेयर करते हैं श्रीलंका के एग्जाम्पल से। अब श्रीलंका क्या है, पहले देखो, श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री है मतलब आइलैंड क्या होता है, जो चारों तरफ से सराउंडेड हो वाटर से। उसके बाद देखो, इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल। इसके पास क्या है, लगभग 2 करोड़ पीपल है। अब आगे देखते हैं, अबाउट द सेम इन हरियाणा। सेम जितने हरियाणा में है उतने ही इनके पास भी है, कितने, 2 करोड़ पॉपुलेशन इनके पास भी है। उसके बाद देखते हैं, लाइक अदर नेशनल इन साउथ अफ्रीका रीजन श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। तो मतलब इधर क्या बोला गया है कि जैसे अलग अलग साउथ एशिया की जो रीजन्स है, उसी तरह श्रीलंका भी क्या है, एक डाइवर्स पॉपुलेशन। मतलब अलग अलग, जैसे कि साउथ एशिया के लोगों जो रीजन है, मतलब ऐसे ही जो आइलैंड कंट्रीज़ है उनकी क्या है, डाइवर्स पॉपुलेशन है, वैसे ही श्रीलंका की भी क्या है, एक डाइवर्स पॉपुलेशन है। इतना हमें बताया। उसके बाद द मेजोरिटी सोशल ग्रुप आर श्रीलंकन्स एंड तमिल स्पीकर्स। अब इधर आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा, तो आपको पहले एक और बार मैप पे लेके चलता हूँ। अब क्या है, हम जा रहे हैं तमिल, मतलब तमिल नहीं, श्रीलंका के मैप पे जा रहे हैं। ये है हमारा श्रीलंका का मैप। अब इस पर हम एक एक चीज़ समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे कि इधर कौन मेजोरिटी में है, कौन माइनॉरिटी में है, कौन कौन सी लैंग्वेज बोलता है। तो ये जो श्रीलंका कंट्री है, इधर 2 लैंग्वेज बोली जाती है। अब आप बोलोगे कौन सी 2 लैंग्वेज बोली जाती है, एक तो होता है सिन्हाला बोली जाती है, और एक तमिल बोली जाती है। एक सिन्हाला बोली जाती है, एक तमिल बोली जाती है। श्रीलंका में 2 लैंग्वेज यूज़ की जाती है, सिन्हाला और तमिल। अब क्या है, लैंग्वेज के बेसिस पे हम देख रहे हैं इस चैप्टर में, तो आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है। तो अब चलते हैं अपने इस पे। अब देखते हैं कौन कितना ज़्यादा है। 74% जो लोग हैं वो सिन्हाला स्पीकर से, मतलब जो सिन्हाला बोलते हैं वो है 74% पीपल्स, और जो तमिल स्पीकर्स हैं वो 18% है। मतलब 74 और 18%, कितना ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों में। सिन्हाला स्पीकर क्या है, मेजोरिटी में, क्योंकि वो ज़्यादा है, और तमिल स्पीकर क्या है, माइनॉरिटी में, क्योंकि वो कम तादाद में है। अब मैप पे आ जाते हैं। मैप पे आ गए हम, तो देखो अब जो तमिल स्पीकर हैं वो ज़्यादातर देखो ऑरेंज से उनको कलर किया गया है, ऑरेंज, और ये जो डार्क रेड है उससे कलर किया गया है। तो देख सकते हैं आप कि कितने कम हैं तमिल और सिन्हाला, मतलब तमिल वाले लोग। और सिन्हाला वाले लोग, ये देखो पूरा जो मिल्की बोल सकते हो, ये कलर जो हुआ है, बोल सकते हो तमिल वाले कितने ज़्यादा पॉपुलेशन, सिन्हाला वाले कितना ज़्यादा पॉपुलेशन में है, और जो तमिल स्पीकिंग है वो कितने कम पॉपुलेशन में है। इधर से ही आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं, इधर तक हमने समझ लिया, देखो हमने इधर तक समझ लिया। लेकिन देखो अमॉन्ग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स। अब देखो पहली बात तो ये कि 18% तमिल ही है, ये किसमें, श्रीलंका में पहले से ही 18% तमिल है। लेकिन तमिल भी डिवाइडेड है, 2 ग्रुप में तमिल डिवाइडेड है। अब बोलोगे अगर सिन्हाला डिवाइड रहते तो चलता, अब ये तमिल तो है वो 18% ही है, और अब उसमें भी डिवीजन है। देखते हैं कौन से बेसिस पे डिवीजन है। द नेटिव ऑफ द कंट्री, अब क्या है नेटिव ऑफ द कंट्री, देखते हैं, आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। अब देखो जो श्रीलंका में पैदा हुए हैं उन्हें बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स। वो क्या है, 13% है, मतलब 18% में से 13% है कौन, श्रीलंकन तमिल, जो तमिल में, मतलब क्या बोल सकते हैं, श्रीलंका में ही पैदा हुए हैं। उसके बाद द रेस्ट होल्स फोर फादर हैज़ केम फॉर इंडियन प्लांटेशन वर्कर। तो इसको मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। और बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो कितने बचे, 5% बचे शायद, नहीं, हाँ 5% बचे। तो 5% जो बाकी के लोग हैं वो क्या है, वो है इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स कैसे, उन्हें इंडिया से उठा के लाए हैं क्या, नहीं, उन्हें इंडिया से उठा के नहीं लाए, बल्कि जो उनके फोर फादर हैं, मतलब कि उनके जो दादा परदादा हैं उन्हें इंडिया से लाया गया।
क्यों लाया गया? क्योंकि एक प्लांटेशन वर्कर बना के। अब उस टाइम पे क्या होता था, ब्रिटिशर्स रूल करते थे इंडिया में, श्रीलंका में, दोनों जगह। उसके बाद इंडिया क्या है, श्रीलंका से पास है, तो क्या हुआ, जो कंट्री इंडिया मतलब जो इंडिया में जो कंट्री है, सॉरी जो स्टेट है इंडिया में, वो क्या है, बहुत सारे हैं। तो जो तुम देखो श्रीलंका से पास कौन सा स्टेट है इंडिया का सबसे पास कौन सा स्टेट है श्रीलंका के, तो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से इसलिए क्या किया था, प्लांटेशन वर्कर मतलब कि वर्कर्स को उठा के लेके आए थे, लेबर्स को उठा के लेके आए थे, कौन, ब्रिटिशर्स। कहाँ लेके आए, श्रीलंका में लेके आए एज अ प्लांटेशन वर्कर। तो आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या है, श्रीलंका से मतलब श्रीलंका में कितने % लोग प्लांटेशन वर्कर है जिन्हें लेके आए हैं, जिनके फोरफादर को लेके आया था, इतना आप समझ सकते हो। अब देखो इंडियन तमिल्स कितने हैं, सिर्फ 5%, और बाकी के श्रीलंकन तमिल्स कितने, 13%। इतना हमें पूरा क्लियर हो गया है। अब आगे देखते हैं, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन नॉर्दर्न एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। अब देखते हैं श्रीलंकन तमिल्स जो है, श्रीलंकन तमिल्स क्या है, इस एरिया में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में रहते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के एरिया में रहते हैं ज़्यादातर श्रीलंकन तमिल्स। अब देखा हमने 2 टाइप के तमिल्स देख लिए, एक तो श्रीलंकन तमिल्स, एक इंडियन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल्स कहाँ रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के साइड में रहते हैं। ये जो ऑरेंज से पूरा कलर है वो है नॉर्थ ईस्ट का टाइप। अब उसके बाद देखते हैं इसके आगे हमें क्या दिया है, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अब इधर भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नहीं बोल सकते, जो सिन्हाला स्पीकर हैं, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, हमने देखा कि वो क्या है, मेजॉरिटी में है, वो क्या है, बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज़्म को बिलोंग करते हैं वो। और क्या है, जो तमिल है वो क्या है, हिंदू और मुस्लिम ज़्यादा है। जो तमिल है वो हिंदू और मुस्लिम ज़्यादा है, जो तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं वो हिंदी और मुस्लिम है। उसके बाद अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे, तमिल और सिन्हालास का, तो भी क्या है, कुछ % बच रहा है। तो जो बाकी का 7% है, 7% क्रिश्चियन है, जो क्या बोलते हैं, तमिल और सिन्हाला दोनों बोलते हैं। क्या है, 7% क्या है, क्रिश्चियंस है जो तमिल और सिन्हाला दोनों बोलते हैं। अभी तक हमें पूरा श्रीलंका का इंट्रोडक्शन समझ आ गया। तो अब एक चीज़ इमेजिन करो कि अगर देखो जो बेल्जियम है, बेल्जियम ने क्या किया रहता, जो वहाँ की डच कम्युनिटी है, डच हमने देखा कि वो क्या है, मेजोरिटी में है। अब बेल्जियम की बात हो रही है, अब इसको श्रीलंका से अभी मत रिलेट करो, अभी बताऊंगा तब रिलेट करना। जो बेल्जियम में अगर डच क्या है, मेजोरिटी में, तो अगर डच क्या कर सकते हैं, डच एडवांटेज ले सकते हैं ना वो उनकी मेजोरिटी में होने का, तो क्या कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है और जर्मन स्पीकिंग पीपल है, उनको फोर्स करके क्या कर सकते हैं, कुछ लॉ ला सकते हैं अपने विल के लिए, जो उनको चाहिए वो पाने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ लॉ ला सकते हैं। और क्या करेंगे, फ्रेंच पीपल को अपोज कर सकते हैं, जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन स्पीकिंग पीपल को अपोज कर सकते हैं इससे। तो क्योंकि डच मेजोरिटी में है तो वो सब चीज़ ये सब कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, डच अगर इनके ऊपर बहुत सारी लॉ लाएंगी, बहुत सारी चीज़ें लाएंगे, इन्हें डिसरिस्पेक्ट करेंगे, इन्हें मतलब कुछ मानेंगे ही नहीं कंट्री का, क्योंकि ये भी कंट्री के लोग ही तो हैं। अगर इन्हें कुछ मानेंगे नहीं तो क्या होगा, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होने लगेगी। उसके बाद क्या होगा, इसकी वजह से कभी कभी कंट्री भी डिवाइड हो सकती है, जो पूरी कंट्री है उसे भी डिवाइड करना पड़ सकता है। क्या करते हैं, बहुत बड़ा मेस क्रिएट कर सकती है और कंट्री का पार्टीशन करवा सकती है। इसलिए अगर ये हुआ तो क्या होगा, पूरी कंट्री क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये हमें बताया गया है, ये तो सब हमारा इमेजिनेशन है, ये तो हम अभी सोच रहे हैं, बस हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरी साइड, देखते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका में भी अगर सेम है, जो मेजोरिटी कम्युनिटी कौन है, मेजोरिटी कम्युनिटी जो मेजोरिटी में है वो है सिन्हाला। अगर सिन्हाला क्या करे, सिन्हाला अब इनके ऊपर क्या करे, फोर्सली कुछ भी करवा सके अपने विल को पूरा करने के लिए, मतलब अपनी चाहत को पूरा करने के लिए, जो सिन्हालाज है उनके ऊपर बहुत चीज़ इम्पोज कर सकते हैं। अपनी देखो, हमारा अगर कोई अपनी चाहत को पूरा करने के लिए दूसरों को गिरा रहा है तो क्या होगा, दूसरा तो जो होगा वो डिसरिस्पेक्ट होगा ना, तो उसे भी गुस्सा आएगा कि मैं क्यों गिर रहा हूँ। तो इसीलिए इस कंट्री का पार्टीशन भी हो सकता है अगर हम सिन्हाला और श्रीलंका के बारे में देखें, मतलब कि श्रीलंका और देखिए बेल्जियम और श्रीलंका को कंपेयर करें तो। अब देखते हैं क्या हुआ। ये तो हमारी सब थिंकिंग है, इधर से लेके जो हमने स्टार्ट किया इधर तक तो हमारी थिंकिंग थी। अगर इन लोग ने क्या किया, जो मेजोरिटी है वो रूल करने लगी तो क्या होगा। लेकिन अब क्या हुआ वो हम देखेंगे, तो वो हम देखने वाले हैं वेजिटेरियनिज्म में। अब ये वेजिटेरियनिज्म क्या होता है, देखो श्रीलंका जो है उसे इंडिपेंडेंस मिली थी कब, उसे इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में। इतना आपको समझा कि श्रीलंका जो है उसे 1948 में इंडिपेंडेंस मिली थी। लेकिन क्या हुआ उसके आगे, कैसे इंडिपेंडेंस मिली, जो सिन्हाला के लोग थे
उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था थोड़ा इंडिपेंडेंस में, मतलब उन्होंने भी लड़ाई की थी। उसके साथ ही साथ जो तमिल्स के पीपल थे उन्होंने भी लड़ाई की थी। लेकिन सिन्हाला क्या थे, ज़्यादा थे पार्टिसिपेट ज़्यादा किए थे, ज़्यादा पीपल पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि सिन्हाला पहले से ही मेजोरिटी में है। तो उधर क्या होगा, जो रिवॉल्यूशन हो गया, कुछ भी होगा तो ज़्यादा पीपल पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। और जो तमिल है पहले से ही कम तादाद में है, तो अगर वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो भी क्या होगा, वो कम ही दिखेंगे। तो क्या हुआ, तमिल लोग ने कम पार्टिसिपेट किया और सिन्हाला लोग ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो सिन्हाला थे उन्होंने वो और तमिल मिला के क्या हुआ, इंडिपेंडेंस को ला दिए, मतलब ब्रिटिशर्स चले गए अब इधर से। तो अब जो सिन्हालस थे उनके मन में एक लालच आ गया। अब वो बोले कि अब क्या करेंगे, वो डोमिनेशन इस्टेब्लिश करेंगे किसके ऊपर, जो श्रीलंका कंट्री है उसके ऊपर। मतलब कि अब क्या रहेंगे, अब वही रूल करेंगे। और क्या करेंगे, जो तमिल है उससे वो डिसरिस्पेक्ट हो सकते हैं ना, कि तमिल को ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो उससे क्या हुआ, अब एज अ रिजल्ट एक रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड किया, मतलब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ। अब पॉपुलेशन में कौन है, पूरी पॉपुलेशन है 100, लेकिन 100 में से 74 तो सिन्हालाज ही है ना। तो अगर क्या किया जाए, अगर इलेक्शन होगा तो भी क्या है, फेयर इलेक्शन करेंगे तो भी कौन जीतेगा, सिन्हालाज ही जीतेंगे। तो इसलिए क्या हुआ, अब इसकी वजह से उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म एडॉप्ट कर लिया। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है वो हम देखते हैं ज़रा इधर। मेजोरिटेरियनिज्म होता है कि अब एक रूल करेगा, दूसरा जो है उसको डिसरिस्पेक्ट करके। मतलब कि जो कंट्री में जो होता है मेजोरिटी में, वो क्या करेगा, वो रूल करेगा कंट्री को, और जो मतलब उससे नीचे है, जैसे बोल सकते हैं जो माइनॉरिटी में है, उसे डिसरिगार्ड करेगा, उसके बाद उसको हटा देगा, मना करेगा कि ये तुम नहीं कर सकते, ये सब करेगा वो। तो अब देखते हैं, वेजिटेरियनिज्म समझ गया हमें, तो उन्होंने वेजिटेरियनिज्म अडॉप्ट कर लिया। किसने अडॉप्ट कर लिया, सिन्हालाज ने। तो अब देखेंगे इससे हुआ क्या। देखो, पहली बात तो ये चीज़ हुई कि 1956 में एक एक्ट पास हुआ। उसमें क्या किया गया, उसमें रिकॉग्नाइज किया गया कि जो सिन्हालाज है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। अब हमारा जो इंडिया है, पहले इंडिया का एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको समझ जाएगा। इंडिया का ना ही कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना ही कोई ऑफिशियल रिलीजन है, इंडिया का कुछ नहीं है ऑफिशियल। देखो, आप बोलोगे, बहुत लोग बोलते हैं कि इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया का एक भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इंडिया भी एक डाइवर्स पॉपुलेशन कंट्री है, लेकिन उधर बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन कोई भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को मतलब क्या नहीं किया जाता, प्रमोट नहीं किया जाता। तो ये हमारे इंडिया का बड़प्पन दिखाता है। तो अब देखते हैं क्या हुआ श्रीलंका में। देखो, उन लोगों ने क्या किया, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया पूरे कंट्री का। तो इससे क्या हुआ, इससे बहुत गलत चीज़ हुई। पहली बात तो जो तमिल थे उनके लैंग्वेज को डिसरिगार्ड किया गया। उसके बाद देखो, उन्हें प्रेफरेंशियल पॉलिसी क्या कर ली, अडॉप्ट कर ली। अब इसमें क्या होता है, उन्हें बहुत सारा फेवर मिला। अब वो कैसे, उन्हें देखो यूनिवर्सिटीज़ में फेवर मिला, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फेवर मिला। देखो कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझो कि इधर एक ही है जॉब का अपॉइंटमेंट है, और क्या है, एक ही सीट बची है, एक सीट बची है। अब एक सिन्हाला का है और एक तमिल स्पीकर है, तो दोनों में से कौन को किसको जॉब मिलेगी, सिन्हाला वाले को, क्योंकि क्या है, वो क्या है, मेजोरिटी में प्रमोट किया जा रहा है। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, डिसरिस्पेक्ट किया गया, डिसरिगार्ड किया गया। किसको, मुस्लिम बोल रहा हूँ मैं, तमिल स्पीकर्स को। अब देखते हैं आगे, इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी ला दिया। उससे क्या किया, उससे प्रोटेक्ट किया बुद्धिज़्म को, मतलब सिन्हाला की जो कम्युनिटी है उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की नया कॉन्स्टिट्यूशन लाके। मतलब इन्होंने स्टेप बाय स्टेप क्या किया, जो तमिल स्पीकर है उन्हें डिसरिगार्ड किया, उसको उनको नीचे लाया गया। तो इससे क्या हुआ, जो तमिल स्पीकर हैं उनके मन में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब बोलो, अगर आपको कोई मतलब नीचे लाने की कोशिश करेगा और खुद ही ऊपर जाएगा, बिना क्या किए, बिना आपको एक भी पोजीशन दिए, या फिर आपको आपके साथ बिना कुछ अच्छा किए, सब बुरा कर करके क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हम लोग को नीचे और खुद को ऊपर जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, तमिल्स के मन में एलिनिएशन की फीलिंग आने लगी। कैसी फीलिंग, उन्हें ऐसा लगने लगा कि क्या है, वो कंट्री का कोई हिस्सा ही नहीं है, ना ही उन्हें कुछ किया जा रहा है, ना ही उन्हें उनके जो रिलीजन है उसे प्रमोट किया जा रहा है, या फिर इक्वल में नहीं रखा जा रहा है। अब देखो, उनको तो क्या किया था, क्या इंडिपेंडेंस मिल गया था, लेकिन क्या हो रहा है, अब जो तमिल्स हैं वो आपस क्या बन गए, कैदी बन गए। क्योंकि देखो, अभी उन्हें क्या किया जा रहा है, नीचे ढकेला जा रहा है, और बुद्धिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है। ऐसा होना चाहिए कि दोनों भी इक्वल पे होना चाहिए ना ही किसी को प्रमोट करना है, ना ही किसी को नीचे लाना है। उससे क्या हुआ, तमिल बोले कि हम तो ये कंट्री का पार्ट ही नहीं लग रहे हैं, अब हमें लग ही नहीं रहा कि ये हमारी कंट्री है। उन्हें हर फ्रंट पे नीचे लाया जा रहा था, हर फ्रंट पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था तमिल्स के साथ।
और साथ ही साथ क्या हो रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन भी उसे नहीं बोल रहा था, मतलब कि जो गवर्नमेंट थे उसे भी क्या कर रहे थे, उन्हें इक्वल राइट देने से मना कर रहे थे, उन्हें पॉलिटिकल राइट देने से मना कर रहे थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, उनके साथ जॉब के फ्रंट पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, उनके साथ अपॉर्चुनिटी के फ्रंट पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। जैसे कि वो जॉब लेने जाते हैं तो क्या होता है, अगर कोई सिनाला कम्युनिटी का है तो उसे ऊपर भेज देंगे, और अगर कोई तमिल है तो उसे नीचे कर देंगे, उन्हें इग्नोर किया जा रहा था। उसकी वजह से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट जो तमिल थे वो बहुत तंग आ गए थे। उसकी वजह से एक बहुत बड़ी बुरी सी सिचुएशन उधर क्रिएट हो गई। वो कैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि अब जो तमिल्स थे उन्होंने हथियार उठाना स्टार्ट कर दिया। अब वो बोले कि अब ऐसे तो हम लोग क्या करते रहेंगे, अगर पीसफुली अगर हम अपना जो राइट्स है वो मांगते रहेंगे, पीसफुली अगर हम कुछ करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हथियार उठाना पड़ेगा। इसकी वजह से बहुत सारी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। अब उन्होंने सिन्हाला कम्युनिटी के अगेंस्ट में क्या किया, अब स्ट्रगल लॉन्च करना शुरू किया, पॉलिटिकल पार्टीज बनाना शुरू की। उसके बाद क्या किया, स्ट्रगल किया, उनके साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, और उन्हें क्या किया, तमिल को क्या किया, एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की, या फिर क्या की गई, वो इक्वल में लाने की, मतलब कि दोनों सिन्हाला और तमिल दोनों को भी इक्वल रहना चाहिए ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वलिटी लाने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ, इन सब चीज़ से उन्हें क्या किया गया, ठुकराया गया। क्योंकि देखो उन्होंने एजुकेशन के बेस पे सब चीज़ ठीक करने की कोशिश की गई। पहले क्या हो रहा था, हमने देखा कि एजुकेशन में भी क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। जो सिन्हाला थे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, और जो तमिल्स थे उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। लेकिन तो भी क्या हुआ, इनकी कुछ बात मानी नहीं गई, इनके डिमांड को अप्रूव नहीं किया गया। उसकी वजह से बहुत बुरी सिचुएशन आ गई जो हम अभी देख रहे हैं। अब देखो 1980s में क्या हुआ, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी, अब बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी, और वो क्या डिमांड कर रहे थे कि एक तमिल ईलम होना चाहिए, अब इंडिपेंडेंट तमिल ईलम होना चाहिए। मतलब कि वो क्या बोल रहे थे, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका है, एक बार चले जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे, तो ये जो पार्ट है जहाँ क्या है तमिल्स की ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वो बोल रहे थे कि ये जो पार्ट है अब इसको बोल दो कि एक अलग कंट्री है, मतलब ये जो पार्ट रहेगा वो एक अलग कंट्री रहेगा, और क्या रहेगा, वो तमिल का एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहेगा। अब वो क्या कर रहे थे, कंट्री को डिवाइड करने का बोल रहे थे कि अब क्या होगा, कंट्री नहीं रहेगी हम लोग की सेम, अब हमको अलग कंट्री चाहिए, वो ऐसा बोल रहे थे। तो ईलम मतलब होता है कि स्टेट। तो इधर तक हमने समझ लिया। उसके बाद यह जो सब चीज़ थी वो कॉन्फ्लिक्ट में होना चालू हो गई, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट बन गई धीरे धीरे करके। कैसी कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ सोन टर्न इनटू अ सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब क्या होता है, एक जो कंट्री रहेगी, कंट्री के अंदर दो रिलीजन के अंदर जो लड़ाई होती है उसे बोलते हैं सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब एक वॉर जैसा ही इन लोग ने सिचुएशन ले लिया था। क्योंकि अब देखो इधर क्या किया जा रहा है, डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, किसी को इक्वल नहीं किया जा रहा है। देखो अब अपनी लैंग्वेज को ऊपर किया जा रहा है, और क्या है जो तमिल्स हैं उन्हें नीचे किया जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो गए, लड़ाई चालू हो गई। अब सिविल वॉर का उन्हें नाम दे दिया गया, जो कंट्री के अंदर वॉर होती है वो होती है सिविल वॉर। उसकी वजह से जो हज़ारों पीपल है, हज़ारों की तादाद में पीपल क्या हुए, मारे गए दोनों भी कम्युनिटी से। क्योंकि एक कम्युनिटी से तो ऐसा नहीं कि मारे जाएंगे, भले ही पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है तो भी क्या होगा, कोई ना कोई तो मरेगा, दोनों भी कम्युनिटी से है ना, इसलिए तो दोनों भी कम्युनिटी से क्या हो गए, बहुत ज़्यादा मारपीट हुई, बहुत ज़्यादा लोग मर गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दोनों को नुकसान हुआ। अब बहुत लोगों की फैमिली को बोला गया कि अब वो जाके कंट्री छोड़ दे। अगर वो मना करते थे तो क्या करते थे, उनसे रोटी खाना भी छीन लेते थे, उन्हें जिंदा ही नहीं रहने देते थे, उन्हें भी मार डालते थे। मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। तो हमने देखा है अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर में, अभी तक जिसने नहीं पढ़ा पहले जाके उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो हमने देखा इकोनॉमिक्स के चैप्टर में कि श्रीलंका क्या है, बहुत जल्दी जल्दी डेवलप हुआ था। इकोनॉमिक के मामले में देखे या फिर किसी भी चीज़ के मामले में देखे, एजुकेशन के मामले में देखे, हेल्थ के मामले में देखे, कि क्या है श्रीलंका इंडिया से भी थोड़ा आगे चल रहा था, हमने देखा था। लेकिन क्या हुआ, ये सिविल वॉर के चलते, ये सब चीज़ों के चलते श्रीलंका पूरा नीचे गिर गया था। इस सब चीज़ों के कारण बीच में श्रीलंका बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया। उसकी वजह से क्या हुआ, उनका क्या है, कल्चर बेस पे, सोशल बेस पे, इकोनॉमिकल बेस पे क्या हुआ, सब नीचे आ गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2009 के लगभग क्या हुआ, ये सब ठीक हो गया। ये जो पूरी सिचुएशन थी वो सब ठीक हो गई थी। तो हमने देखा था कि हमारी इकोनॉमी की बुक में, एक और बार रिपीट कर दे रहा हूँ, उसमें क्या जाता है कि क्या है, श्रीलंका पहले आगे चल रहा था, लेकिन बीच में क्या हो गया था, वो नीचे गिर गया था ये सब चीज़ों के कारण। लेकिन 2009 के बाद वो फिर से उड़ गया। तो क्या हुआ वो हम देखने वाले हैं आगे। तो देखो अगर श्रीलंका में क्या हुआ रहता, उन्हें इंडिपेंडेंस के बाद अगर इंडिया की तरह कोई भी ऑफिशियल रिलीजन, मतलब कि किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज ना बना के, कोई भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन ना बना के, अगर उन्होंने क्या किया रहता, सबसे हट के क्या करते, सबको इक्वालिटी दी रहती, तो ना ही ऐसा कुछ सिचुएशन आता, ना ही इनमें इतने सारे लोग मरते हैं, ये सब कुछ सिचुएशन नहीं आता। लेकिन देखो हमारी जो इंडिया है वो एक बहुत अच्छी कंट्री है। जो हमारे इंडिया के जो लोग हैं, जो पहले के जो लीडर्स थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा क्या लिया था,
एक बहुत अच्छा सोच लिया था कि जिसकी वजह से क्या किया उन्होंने, किसी भी ऑफिशियल रिलीजन, देखा जाए तो हिंदू क्या है, हिंदू ज़्यादा डोमिनेटिंग है ना, तो हिंदू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए। लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उसकी वजह से क्या हुआ, किसी भी लैंग्वेज को इक्वालिटी नहीं दी गई, और क्या हुआ, हमारा जो इंडिया है वो एक इंडिया बन गया। इधर ना ही किसी का डिस्क्रिमिनेशन होता है, ना ही कुछ होता है। तो ये है हमारा पूरा जो हमने अभी तक देखा। तो जो अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो ये पूरा है अकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये सब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर ये आपको ये वीडियो समझी, और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, हमें भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं।